वेलकम बच्चों। आज हम लोग धारा वैद्युत का यूपी बोर्ड की फिजिक्स का अध्याय 3 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने चल रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग धारा घनत्व, वैद्युत प्रतिरोधकता, वैद्युत चालकता, इन सभी चीज़ों को आज विस्तार से पढ़ने चल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों बिना देर किए हुए धारा घनत्व। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा धारा घनत्व। इसके बाद हम लोग वैद्युत प्रतिरोधकता पढ़ेंगे, लेकिन धारा घनत्व अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है, धारा घनत्व क्या है, इन चीज़ों को हमें देखना है। जब कोई वैद्युत धारा किसी चालक में बहती है तो ये हो सकता है कि चालक तार का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है यानी क्रॉस सेक्शन है, उसका जो क्षेत्रफल है यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, CS एरिया या अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो अलग अलग हो। परंतु तुम जानते हो कि क्षेत्रफल बदलने से धारा का मान किसी एक चालक में बदलता नहीं है। इस चीज़ को बहुत गंभीरता से हम लोगों को जान लेना है कि अगर कोई चालक तार इस प्रकार से है, चलो देखते हैं ये, इसमें मान लेते हैं धारा I का प्रवाह इस तरह से हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई सेल जुड़ी हुई होगी ये। और अगर कोई चालक इस तरह से है जो कि कोण का एक हिस्सा माना जा सकता है ये, तो इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ही विद्युत वाहक बल लगा हुआ है किसी सेल के द्वारा, इसमें भी धारा जो हो रही है वो I है। यह किसी एक चालक में क्षेत्रफल बदलने से किसी बिंदु पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज़ को तुम लोग नोट कर लो। श्रेणी क्रम में धारा का प्रवाह कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द कंडक्टर, पूरे चालक से होकर। जब किसी चालक में धारा बहती है तो चालक का क्षेत्रफल अगर लगातार बदल रहा हो तो इसमें धारा का मान किसी बिंदु पर बदलता नहीं है। क्यों? इसको एक प्रकार से समझा जा सकता है। मान लेते हैं कि इसको हम कई टुकड़ों में बांट देते हैं, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ठीक। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो प्रतिरोध है कुछ होगा, यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध कुछ होगा, ये क्षेत्रफल बदल रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ का प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, R5 है। इन टुकड़ों का प्रतिरोध R1, R2, R3, R4, R5। तो बताओ ये सारे प्रतिरोध इस तार के हम ऐसे मान सकते हैं ना, R1, R2, R3, R4, R5, ये सभी मिलाकर हमारी ये सेल से जुड़े हुए हैं। तो बताओ ये प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और R5। बताओ क्या यहाँ से जो धारा चलेगी वो यहाँ अलग अलग होगी? आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोधों में धारा का मान एक ही होता है, यद्यपि इन प्रतिरोधों के मान अलग अलग होते हैं। तो सेम थिंग इज हियर। तो इसी टुकड़े का तो प्रतिरोध हमने अलग अलग माना, तो क्या इन टुकड़ों में यहाँ अलग धारा रहेगी, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग? नहीं, पूरे तार में एक ही धारा का प्रवाह होगा, यद्यपि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्षेत्रफल के कारण यहाँ पर प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। जो धारा का प्रवाह हो रहा है, वैद्युत धारा का प्रवाह, वो बदलेगा नहीं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो श्रेणी क्रम में किसी चालक में जो धारा बहती है वो धारा का मान किसी चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अब तो अगर यहाँ धारा का मान पूरे में नियत है तो किस चीज़ में अंतर आएगा? तो अगर धारा का मान नियत है तो यहाँ किस चीज़ में अंतर आएगा? जब हम यहाँ वोल्टेज लगा देंगे, धारा इसमें बह रही है I, यहाँ भी धारा I मान लेते हैं बह रही है, तो यहाँ बेटा अंतर आएगा धारा घनत्व में। धारा घनत्व होता क्या है? धारा घनत्व को हम कैपिटल J से दिखाते हैं, कहीं कहीं स्मॉल j से भी दिखाया जाता है, और यह वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दिशा होती है। वैद्युत धारा अदिश राशि है, धारा घनत्व सदिश राशि है। अगर तुमसे कोई पूछे धारा घनत्व राशि है, सदिश, अदिश,
सदिश व अदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो तुम धारा घनत्व को लिखोगे कि धारा घनत्व सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी ये है। तो धारा घनत्व की डेफिनेशन कैसे दी जाती है बेटा? अगर हम इसको केवल अदिश रूप में लिखें, इसका केवल फार्मूला लिखें, इसको वेक्टर रूप में ना लिखें, तब क्या होगा? J = I/A। I क्या है? धारा है। A क्या है? क्षेत्रफल है। धारा घनत्व जो होता है किसी भी सर्किट में किसी बिंदु पर होता है। मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर हमें धारा घनत्व निकालना है, तो हम इस बिंदु P पर जो पूरे तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है इसको ले लेंगे A, और यहाँ से जो धारा गुजर रही है उसका मान अगर ये I है तो I/A को ही हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है ना? तो कॉपी कलम निकाल लो बेटा, और इसकी नोट्स हम लोग लिखने चल रहे हैं। धारा घनत्व की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। अर्थात आगे लिखोगे, अर्थात J = I/A। I अगर इस बिंदु पर धारा घनत्व निकालना है तो इस बिंदु पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अभिलंबवत अगर धारा I गुजर रही हो, क्षेत्रफल A हो, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होगी वो I/A होगी, और तब I/A को ही धारा घनत्व कहते हैं। वेक्टर रूप में इस तरह से लिखा जाएगा, J = I/A। यहाँ पर I जो है वो अदिश राशि है, लेकिन वेक्टर A जो है वो सदिश राशि है। इस तरह से J = I/A होता है। ठीक। अब धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व का अगर हम लोग मात्रक देखें तो धारा घनत्व का मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ये हमारा इसका मात्रक हो गया। अब अगर इसकी विमाएं हम देखें तो विमा क्या हो जाएगी? एम्पियर को A से दिखाते हो, क्षेत्रफल को L का स्क्वायर, ऊपर जाएगा L-2, AL-2। राशि कैसी है? राशि जो है वो सदिश है। ठीक। यह क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में इसकी दिशा होती है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रही है कि जितना क्षेत्रफल होगा कम, धारा घनत्व होगा उतना ही ज़्यादा। यहाँ पर देखो, अगर यह पॉइंट है, हम मान लेते हैं P है, यह पॉइंट हमारा Q है, तो धारा का मान तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, लेकिन बिंदु P पर जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है A का मान, वह ज़्यादा है, तो P पर धारा घनत्व का मान कम होगा, Q पर धारा घनत्व का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि बिंदु Q पर जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो कम है। तो किसी चालक तार में किसी बिंदु पर उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसकी दिशा क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में होती है। क्षेत्रफल जहाँ कम होगा वहाँ धारा घनत्व ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ धारा घनत्व कम होगा। ठीक। तो इस तरह से ये हमारा एक टॉपिक आ गया। तो J = I/A। अगला जो टॉपिक है बेटा वो हमारा है प्रतिरोधकता। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्रतिरोधकता से बहुत अच्छे प्रश्न मिलते हैं। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है ना? प्रतिरोधकता क्या होती है, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता क्या होती है? ओम ने प्रतिरोध को जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया तब प्रयोगों से ये ज्ञात हुआ, बेटा नोट बनाते चलना, प्रयोगों से जो R हमको प्राप्त हुआ
मान लेते हैं कोई भी ये चालक तार है, इस चालक तार की लंबाई है L, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है वो है A। मान लेते हैं कि इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है वो यूनिफॉर्म है, एक समान है। तो एक समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का तार है, सामान्यतः ऐसे ही तार पाए जाते हैं। इसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। तब यह पाया गया प्रयोगों द्वारा R इक्वल टू इसका V/I निकाला गया, जब तो V/I से इसका प्रतिरोध निकाल लिया गया। फिर बड़ा तार लिया गया और लंबा तार लिया गया। जब तार की लंबाई बढ़ा ली गई तो यह पाया गया, इसमें R और V और वोल्टेज लगाया गया और इसमें धारा निकाली गई। इसमें जब V और I का अनुपात निकाला गया तो ये देखा गया कि जब लंबाई L थी अब ये 2L हो गई, तो प्रतिरोध दुगुना आने लग रहा था प्रैक्टिकली। तो इस तरह से ओम ने एक निष्कर्ष निकाला कि R जो होता है वह चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक तार की लंबाई। ठीक, तो प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि जब हम लंबाई बढ़ा रहे थे तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा था, और जब लंबाई फिक्स रखकर, मान लेते हैं लंबाई वही रख रहे थे, लंबाई वही रख रहे थे और क्षेत्रफल को हम दुगना कर दे रहे थे, तो यह पाया जा रहा था। जब ये 2A कर रहे थे तो यहाँ पर जो प्रतिरोध था वो तो यहाँ प्रतिरोध तो डबल हो जा रहा था, R' जो आ रहा था वो 2R। अगर इसका प्रतिरोध R था तो लंबाई दुगनी कर दिए, क्षेत्रफल नहीं बदले, तब ये 2R आ जा रहा था, यानी प्रतिरोध डबल हो जा रहा था। लंबाई डबल करने पे प्रतिरोध डबल। लेकिन जब हम लंबाई को वही रख रहे थे, वही लंबाई यहाँ भी L है, वही लंबाई यहाँ भी L है, लेकिन अब क्षेत्रफल को 2A कर दिए, तब यह देखा जा रहा था कि यहाँ पर जो प्रतिरोध आ रहा था स्टार का वो R" मान लेते हैं, तो ये आ जा रहा था R/2, यानी कि प्रतिरोध आधा हो जा रहा था। क्षेत्रफल को डबल करने पर प्रतिरोध आधा हो रहा था। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह निकला कि R जो है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। क्षेत्रफल दुगना कर रहे थे, R आधा हो रहा था, यहाँ दुगना कर रहे थे, दुगना हो रहा था। मतलब कि R अनुक्रमानुपाती चालक की लंबाई और R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के। तो इस तरह से यह दो चीजें भौतिक रूप से दिखाई पड़ी। ओम के नियम के अकॉर्डिंग इनके प्रतिरोध को निकाला गया वोल्टेज और करंट लगाकर, तो यह पाया गया कि किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वह लंबाई के बढ़ने पर बढ़ रहा था और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के बढ़ने पर घट रहा था। अर्थात किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बेटा लिख लो, आप लोग नोट बनाते रहो, लिखो। प्रयोगों द्वारा किसी चालक तार का प्रतिरोध उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अब है ना, अर्थात करके अब यही तुम लोग लिखना शुरू कर दो। अर्थात प्रयोगों से R अनुक्रमानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, तब इन दोनों को मिला दोगे, तब ये सब लिखना है तुम्हें। तब R अनुक्रमानुपाती इन दोनों के गुणनफल के भी वो अनुक्रमानुपाती होगा, तो L × 1/A L/A। तो R बराबर, जब ये अनुक्रमानुपात में है, जब इसको तुम बराबर लगाओगे तो एक नियतांक जुड़ जाएगा और इसी नियतांक को हम लोग कहते हैं रो। ठीक है ना। अब यह रो क्या है? जहां रो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, लिखते चलना बेटा। जहां रो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही, जिसे चालक तार के पदार्थ की, ध्यान देना, पदार्थ जरूर लिखना, तार का गुण नहीं है ये, चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता आगे लिखोगे कहते हैं। प्रतिरोधकता का एक और नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। शुरू
शुरुआत में ही तुम्हें इस चीज़ को यहाँ पर लिख देना है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है ना। तो प्रतिरोधकता का और एक क्या नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक आया, ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, और यह चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता है, ठीक है ना। अब आगे लिखो, किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उस पदार्थ का एक विशिष्ट गुण होता है, अर्थात पदार्थ का अभिलक्षण होता है। ये पदार्थ का एक अभिलक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है। यह तार की लंबाई व अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यह केवल तार के पदार्थ की प्रकृति और तार के ताप पर निर्भर करता है, ठीक, इतना आप लोग लिख लिए। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यह जो प्रतिरोधकता हमारी आई रो, यहां R बराबर आ गया रो L बाई ए, यह तार का जो प्रतिरोध है वो R इक्वल टू आ गया रो L बाई ए, यहां से रो क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू R A अपान L आ गया, और हम लोग इसको लिख लेंगे। उतना लिखने के बाद रो बराबर क्या हो जाएगा, R A बाई L। यहां से कोई कहे कि अगर क्षेत्रफल को डबल कर दोगे तो प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे कुछ नहीं होगा, जो है वही रहेगा। क्यों वही रहेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता जो है वो ना तो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है ना तो लंबाई पर। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये एक सूडो फार्मूला है जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बढ़ाओगे, यहाँ 2 कर दोगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, यहाँ 2 गुना करोगे तो ये आधा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन तुम जानते हो कि जो R था वो L और A पर निर्भर कर रहा था, R जो है वो L और A पर निर्भर कर रहा है, प्रतिरोधकता L और A पर निर्भर नहीं कर रही है। अभी हम आगे और एक इसका स्पेसिफिक सैद्धांतिक फार्मूले का निगमन करेंगे, तब वहां पर ये चीज और स्पष्ट होगी। तो रो इक्वल टू R A बाई L, अगर तुमसे कोई पूछे कि किसी पदार्थ चालक तार के का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 2 गुना करने पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तुम कहोगे कि प्रतिरोधकता चालक तार के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, अतः प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न, किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर, 3 गुना कर देने पर, आधा कर देने पर चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुरंत तुम लोग क्वेश्चन हमने बोला ही है, आंसर भी बोला है, लिख डालो। चलो, तो रो जो है ना तो एरिया पर निर्भर करेगा ना तो लेंथ पर निर्भर करेगा। यहाँ से रो का जो है वो हम लोग परिभाषा निकालने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ से यल का मान हो जाए 1 मीटर, एरिया का मान हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, तब रो बराबर r इंटू 1 अपान 1, तो रो बराबर हो जाएगा r। यहाँ से रो का जो मान है, रो है ना, इसको रो पढ़ा जाता है, रो का जो मान है वो कैपिटल R के परिमाण के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई तार ले लो जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या ले लो, देखो इसकी लंबाई 1 मीटर ले लो, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर ले लो, तब इस तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, देखना बेटा, प्रतिरोधकता जो होता है वो पदार्थ का गुण होता है जो केवल तार की प्रकृति और तार की ताप पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब जैसे तांबा है तो तांबा एक पदार्थ है, तांबे की प्रतिरोधकता अलग होगी। एल्युमिनियम है तो यह दूसरा पदार्थ है तो इसकी प्रतिरोधकता अलग होगी। और अगर इसी तरह से जिंक है तो जिंक की प्रतिरोधकता अलग होगी। यानी कि अलग अलग पदार्थ
की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, चाहे वो किसी भी मोटाई और लंबाई का तार हो। एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा है, ये भी तुम लोग लिख लो कि यदि लोहे का एक 20 मीटर लंबा तार है और लोहे का एक 10 मीटर लंबा तार है, किस तार की प्रतिरोधकता अधिक होगी? तो आंसर है दोनों ही पदार्थ लोहे के हैं, अतः दोनों तारों के पदार्थ की प्रतिरोधकता समान होगी। क्यों? लंबाई और क्षेत्रफल पर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर करती है। और प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता ये हमारे आगे के लेक्चर में शामिल है, देखना ना भूलना तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लंबाई को 1 मीटर रखा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर रखा, और तब फार्मूला बता रहा है कि रो आर के बराबर हो जा रहा है, यानी कि इसका आंकिक मान, ध्यान देना यहाँ मात्रक बराबर नहीं होगा, ये आंकिक रूप से ये रो और आर का मान बराबर हो गया। तो किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, अब हम प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है, ठीक है ना। 1 नंबर में ये परिभाषा तुम्हारी आती है। तो प्रतिरोधकता की परिभाषा बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, तुम्हें ये सब ताम झाम करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, केवल यह डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन कहाँ से आई ये तो जानकारी होनी चाहिए, बिना इसके तुम बहुत अच्छे से ये याद नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो हम लोग किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखने चल रहे हैं। लिखो बेटा, किसी तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के बने हुए एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध के बराबर होती है, ठीक है ना। किसी तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के बने हुए एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध के बराबर होती है, ठीक। चलो, अब प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा वह क्या होगा, प्रतिरोधकता का मात्रक यानी कि यूनिट। अब यूनिट क्या होगा, तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो मात्रक अगर तुम निकालोगे तो आर का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का वर्ग बटा एल का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या बचा, ओम मीटर, ठीक है ना। इसको सिंबल में ऐसे ओम मीटर लिखते हैं। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आ गया ओम मीटर। अब इसकी विमा भी हम लोग निकालेंगे। तो विमा निकालने के लिए प्रतिरोधकता की विमा क्या होगी, प्रतिरोधकता की विमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मात्रक 1 नंबर में है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी 1 नंबर में अब आगे आने चल रहा है। प्रतिरोधकता की विमा यानी कि डायमेंशंस क्या होंगी, ठीक। तो ओम इंटू मीटर यानी कि प्रतिरोध की विमा इंटू मीटर। तो अब तुम प्रतिरोध की विमा कैसे निकालोगे, तो पीछे के प्रश्नों में हम लोगों ने बेटा बताया था मात्रक ओम मीटर है, आर बराबर मात्रक हमारा क्या है, ओम इंटू मीटर है। ओम यानी प्रतिरोध, मीटर यानी लेंथ, मीटर की जगह लेंथ रख दो, यहाँ आर की विमा रखो और लेंथ की विमा से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर
तुम प्रतिरोध की विमा कैसे निकालोगे? तो प्रतिरोध की विमा निकालने के लिए बेटा हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। विमाओं वाला चैप्टर जाके तुम लोग बेटा फिर से देखो, और बहुत अच्छी अच्छी विमाएं हमने निकाली हैं। क्लास 11th के नाम से ये प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, और बहुत तगड़ी तगड़ी विमाएं वहाँ पर हमने निकाली हैं। कंपटीशन के उद्देश्य से भी और बोर्ड के उद्देश्य से भी वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो H बराबर I²RT इस फार्मूले का यूज हम लोग करते हैं प्रतिरोध की विमा निकालने के लिए। तो R बराबर हो जाएगा H/I² × T। तो R की अगर विमा तुम्हें निकालनी है तो H जो है यहाँ पर हीट है यानी ऊष्मा है यानी ऊर्जा है, तो ऊर्जा की विमा mL2T-2, और यहाँ करंट की विमा A होती है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का T हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mL2 T की घात हो जाएगी ऋण 3, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, -1 -2 -3 और A की पावर -2। तो mL2T-3 A-2 ये होता है हमारा प्रतिरोध की विमा। तो यहाँ पर प्रतिरोध की विमा और लंबाई की विमा मल्टीप्लाई कर दोगे तो रो की विमा आ जाएगी। तो रो की विमा बराबर ओम मीटर, तो ओम का मतलब प्रतिरोध, mL2T-3 A-2 और मीटर L, ठीक है ना। तो ये प्रतिरोध की हो गई, ये लंबाई की। तो mL3T-3 A-2 ये हमारी हो गई प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की विमा, ठीक। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, विमा क्या होती है, और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नोट करके लिखो। नोट करके क्या लिखोगे? चलो बेटा नोट करके लिखो। किसी तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ का एक अभिलक्षण होता है। अभिलक्षण का मतलब जो किसी चीज के पैदा होने से ही होता है, यानी कि अगर कोई चीज है तो वो गुण है। किसी चीज का अस्तित्व अगर है तो जो गुण उसमें मौजूद रहे वो अभिलक्षण कहलाता है, पैदाइशी गुण। तो किसी तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का एक अभिलक्षण होता है जो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। यह तार की लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ठीक। अब हम लोग बच्चों पढ़ने चल रहे हैं चालकता है या वैद्युत चालकता। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोग प्रतिरोधकता पढ़े, अब पढ़ने चल रहे हैं वैद्युत चालकता। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है ना। इसको विशिष्ट चालकता भी कहा जाता है और इसको हम लोग सिग्मा एक अक्षर होता है, ग्रीक अक्षर, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैद्युत चालकता किस तरह से परिभाषित की गई है ये हम लोग देखते हैं। प्रतिरोधकता हम लोग देखे हैं रो होता है, और इसी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग वैद्युत चालकता कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि वैद्युत चालकता क्या होती है या विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसको हम लोग विशिष्ट चालकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक। क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम कहेंगे विशिष्ट चालकता। तो नोट्स बनाओ बेटा, लिखो। किसी चालक तार के पदार्थ के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते
है। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/ρ। तो सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? 1/ओम मीटर। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक, अगर सिंबल में लिखना चाहें प्रतीक में तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, ये आ गया। अब अगर तुमसे कहा जाए कि सिग्मा की विमा लिखो, तो सिग्मा की विमा क्या होगी? तो 1/ρ की विमा। ठीक है ना? तो ρ की विमा अभी तुम लोग निकाले थे, है ना? अब हमको तो भाई याद मान लो नहीं है, तो फिर से वही h बराबर I² RT। R बराबर क्या हो जाएगा? h की विमा यानी कि ml2 T-2 अपान A2T। तो ml2 T-3 A-2, ये R की आ गई। इसी में तुम लोग क्या करो, इसी में गुणा कर दो L का, हो जाएगा ρ की विमा। तो 1/, हो जाएगा ml3 हो जाएगा, L का गुणा कर दो ρ आ जाएगा। ml3 T-3 A-2 बराबर हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये m-1 L-3 T3 A2। यह हो गई बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम। इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत चालकता। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। राशि कैसी है? अदिश राशि है। ठीक है। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वैद्युत चालन का कारण अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है और धारा और अपवाह वेग में क्या संबंध है। इन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने के लिए अगला लेक्चर नंबर 5 को देखना ना भूलिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।